नमस्कार। पता है, भारत का संविधान दुनिया के सबसे लंबे लिखित संविधानों में से एक है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि वो कौन सी चीज है जो इसे आज भी, इतने सालों बाद भी इतना रेलेवेंट बनाए रखती है। मतलब, ये समय के साथ खुद को ढालता कैसे है। तो सवाल यही उठता है, हमारा संविधान जो 1950 में लागू हुआ था, क्या वो कोई पत्थर की लकीर है जिसे बदला ही नहीं जा सकता? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, हमारे संविधान बनाने वालों ने इस बात को बहुत पहले ही समझ लिया था और इसीलिए उन्होंने इसका समाधान दिया आर्टिकल 368 में। और ये जो सिस्टम है ना, ये बड़ा ही अनोखा है। ये न तो ब्रिटेन की तरह एकदम फ्लेक्सिबल है और ना ही अमेरिका की तरह एकदम रिजिड। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारे संविधान को एक लिविंग डॉक्यूमेंट आखिर कहते क्यों हैं। जरा सोच कर देखिए, 1950 का भारत और आज का भारत, कितना फर्क है ना। समाज बदलता है, हमारी ज़रूरतें बदलती हैं, और बस इसीलिए संविधान का बदलना भी ज़रूरी हो जाता है, ताकि वो देश की बदलती ज़रूरतों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। तो सवाल ये है कि बदलाव होता कैसे है। चलिए एक अमेंडमेंट की पूरी जर्नी को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का सफ़र मोटे तौर पर इन 4 स्टेजेस से होकर गुजरता है। सबसे पहला कदम है संसद में एक बिल पेश करना, और ये बिल कोई भी मेंबर पेश कर सकता है। अब यहाँ कुछ बातें बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। पहली तो ये कि बिल लोकसभा या राज्यसभा किसी भी हाउस में लाया जा सकता है। दूसरी, इससे कोई मंत्री लाए या कोई प्राइवेट मेंबर, कोई फर्क नहीं पड़ता। और सबसे जरूरी बात, इस बिल के लिए प्रेसिडेंट की पहले से परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं होती। अच्छा, एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है यहाँ पर। अगर दोनों सदनों में बिल को लेकर कोई डिसएग्रीमेंट हो जाए, तो आम बिल की तरह यहाँ कोई जॉइंट सेशन नहीं हो सकता। नहीं, बिल को दोनों सदनों से अलग अलग पास होना ही पड़ेगा। ये कंपलसरी है। और यहीं पे प्रोसेस थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। बिल को पास होने के लिए चाहिए स्पेशल मेजॉरिटी, यानी विशेष बहुमत। अब इसका मतलब क्या है, समझिए। इसकी 2 शर्तें हैं और दोनों का एक साथ पूरा होना जरूरी है। पहली शर्त, सदन की जो टोटल स्ट्रेंथ है उसका बहुमत मिले, माने 50% से ज्यादा। और दूसरी शर्त, जितने सदस्य मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं उनका कम से कम 2/3 बहुमत मिले। जब ये दोनों कंडीशंस पूरी होंगी तभी बिल पास माना जाएगा। ठीक है, तो जब बिल दोनों सदनों से पास हो गया, अब आता है फाइनल स्टेप। ये जाता है प्रेसिडेंट के पास। और यहाँ प्रेसिडेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। वो इस पर अपनी सहमति देने के लिए लीगली बाउंड है। मतलब, वो ना तो इसे रोक सकते हैं और ना ही पार्लियामेंट को दोबारा सोचने के लिए भेज सकते हैं। जैसे ही प्रेसिडेंट के साइन हुए, ये बिल बन जाता है एक एक्ट, यानी संविधान का हिस्सा। अब आगे बढ़ते हैं। क्या सारे बदलाव एक ही तरह से होते हैं? नहीं, असल में अमेंडमेंट्स करने के 3 अलग अलग तरीके हैं, जिनकी डिफिकल्टी लेवल भी अलग अलग है। ये जो पहला तरीका है वो है सिंपल मेजॉरिटी, यानी साधारण बहुमत से। टेक्निकली ये आर्टिकल 368 के दायरे में भी नहीं आते। जैसे नए राज्य बनाना हो या नागरिकता से जुड़ा कोई कानून हो, ये सब इसी तरीके से बदल जाता है। दूसरा तरीका, जो सबसे कॉमन भी है, वो है स्पेशल मेजॉरिटी वाला, जिसकी पूरी प्रोसेस हमने अभी अभी समझी। हमारे संविधान में ज्यादातर बड़े बदलाव इसी तरीके से हुए हैं, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में कोई बदलाव करना हो तो ये 3 लेवल्स हैं। सिंपल मेजॉरिटी सबसे फ्लेक्सिबल, स्पेशल मेजॉरिटी थोड़ा रिजिड, और फिर आता है तीसरा तरीका, जो सबसे ज्यादा रिजिड है। ये तब इस्तेमाल होता है जब मामला देश के फेडरल स्ट्रक्चर यानी संघीय ढांचे से जुड़ा हो। इसमें क्या होता है, इसमें पार्लियामेंट की स्पेशल मेजॉरिटी तो चाहिए ही चाहिए, उसके साथ साथ देश के कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से भी मंजूरी लेनी पड़ती है। सोचिए कितना मुश्किल होगा। और ये होता है बहुत बड़े मामलों में, जैसे प्रेसिडेंट का चुनाव, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से जुड़े प्रावधान, या फिर खुद आर्टिकल 368 को ही बदलना हो तो। लेकिन एक मिनट, क्या इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट की संविधान बदलने की पावर अनलिमिटेड है? क्या वो कुछ भी बदल सकती है? जवाब है नहीं। और यहीं पर सामने आता है हमारे संविधान का सबसे बड़ा सेफ्टी गार्ड, इसका बेसिक स्ट्रक्चर। ये पूरा कॉन्सेप्ट आया 1973 के एक हिस्टोरिकल केस से, केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला।
सुप्रीम कोर्ट के इस एक फैसले ने पार्लियामेंट की अमेंडमेंट करने की पावर पर एक लक्ष्मण रेखा खींच दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, पार्लियामेंट संविधान को अमेंड कर सकती है, लेकिन वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूल ढांचे को नहीं बदल सकती, उसे नष्ट नहीं कर सकती। ये एक ऐसा सिद्धांत है जो हमारे संविधान की आत्मा को बचाता है। तो सवाल उठता है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है क्या? देखिए, कोर्ट ने इसकी कोई फिक्स्ड लिस्ट नहीं दी है, लेकिन समय समय पर बताया है कि इसमें क्या क्या आता है, जैसे संविधान की सुप्रेमेसी, डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, सेपरेशन ऑफ पावर्स, जुडिशियल रिव्यू। ये कुछ ऐसे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें पार्लियामेंट अमेंड करके भी खत्म नहीं कर सकती। तो ये पूरा सिस्टम ये इंश्योर करता है कि हमारा संविधान समय के साथ बदले जरूर, इवॉल्व हो, लेकिन अपनी असल पहचान, अपनी आत्मा कभी न खोए। तो आखिर में एक सवाल सोचना तो बनता है कि आने वाले भारत के लिए वो कौन सा सिद्धांत होगा जिसे हमेशा अनटचेबल रहना चाहिए।